प्यारे बच्चों, स्वागत है अधिगम आकलन की चतुर्थ इकाई में। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अधिगमकर्ता को चिंतन हेतु सक्रिय बनाने वाले विभिन्न कार्य व प्रश्न का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि चिंतन की इस प्रक्रिया में चिंतन कहा किसे जाता है। चिंतन एक मानवीय विकास के पक्षों को क्रियाशील रखने का माध्यम है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही पक्षों का स्वरूप देखने के लिए मिलता है। चिंतन की प्रक्रिया में आप सोचने का काम करते हैं, किसी चीज को गहराई से समझने का कार्य करते हैं और आप कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या को समाधित करना चाहते हैं या आप विचारों को क्रिएट करते हैं। इसका अर्थ है चिंतन की प्रक्रिया में किसी समस्या का समाधान किया जाता है, या मैं यूं कहूं, चिंतन समस्या और समाधान के बीच की कड़ी है। जब कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है तो वह उसके समाधान को ढूंढने के लिए चिंतन की प्रक्रिया कर देता है और चिंतन में वह सोच में पड़ जाता है, वो समझने की कोशिश करता है, वह कल्पनाएं करना, इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है, वह विचारों को संगठित करना शुरू कर देता है ताकि वह उस समस्या का समाधान ढूंढ सके। चिंतन की इस प्रक्रिया में मनुष्य के द्वारा मनोवैज्ञानिक क्रिया का संचालन किया जाता है। वह समस्या के समाधान के लिए सोचता है, विचार करता है। इसी के संदर्भ में कैरेट महोदय ने कहा कि यह एक अदृश्यात्मक व्यवहार है। कैसा व्यवहार है ये? अदृश्यात्मक व्यवहार है जिसमें समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए आप विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का यूज करते हैं। वो सिंबल्स इमेज के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी व्यूज या विचार के थॉट्स के रूप में हो सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट के रूप में हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? समस्या का निराकरण करना आपकी आवश्यकता बन गया है और समाधान आपकी समस्या के समाधान का लक्ष्य बन गया है। तो चिंतन एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया होती है, उसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए व्यक्ति चिंतन का कार्य करता है, क्योंकि वह किसी न किसी उद्देश्य तक पहुंचना चाहता है। तो चिंतन की इस प्रक्रिया में आपका क्या कार्य होगा? आप विचारों के माध्यम से, आप प्रतीकों के माध्यम से, आप किसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्यूशन तक पहुंचने का कार्य करते हैं। रॉस महोदय ने कहा कि यह एक मानसिक क्रिया है जिसमें कि आपका कॉग्निटिव जो पक्ष होता है वो ज़्यादा सक्रियशील हो जाता है। यानी आपका नॉलेज, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, आपका कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपके कॉग्निशन से जुड़ी हुई हैं, ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के द्वारा मानसिक क्रिया को सुदृढ़ किया जाता है। तो चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक स्वरूप होता है। मोहसिन महोदय ने कहा कि यह एक अव्यक्त व्यवहार है। अव्यक्त व्यवहार का अर्थ क्या है? मनुष्य के आंतरिक मन में, मस्तिष्क में क्रियाएं चलती रहती हैं। वहाँ वो विचार भी कर रहा होगा, वहाँ वह अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर रहा होगा, वहाँ वो भाषा का प्रयोग कर रहा होगा, वहाँ वो किसी सिंबल्स का यूज कर रहा होगा, किसी इमेज का यूज कर रहा होगा अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन वो बिहेव एक्सटर्नली वे में, यानी कि बाह्य स्वरूप में प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, किंतु व्यक्ति आंतरिक स्वरूप से क्या करता रहता है? कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है। तो चिंतन एक अव्यक्त व्यवहार होता है, क्योंकि वो व्यवहार समस्या के समाधान के लिए किया जा रहा है। और जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसी समय उसकी चिंतन की प्रक्रिया समाधान के लिए क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ड्रेवन महोदय ने भी कहा कि यह मन की क्रिया है।
इसका अर्थ क्या है? आपके मन के अंदर गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप विचार कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आपके मन के अंदर है। तो चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, चिंतन एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, चिंतन में अव्यक्त व्यवहार होता है आपका, ये आपके संज्ञानात्मक पक्ष को बल देती है। तो चिंतन के माध्यम से आपके जो मन की क्रियाएं हैं वो समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए विचलित रहती हैं, क्योंकि मन को आपने चंचल कहा, और चंचल मन कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि वो इमेज रूप में किसी सॉल्यूशन को सोच रहा हो, वो सिंबल के रूप में सॉल्यूशन दे रहा हो सकता है वो कॉन्सेप्ट के रूप में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो, या किसी थॉट्स के रूप में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य और उद्देश्य तक अविराम गति से प्रवाहित होते रहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? जो थिंकिंग है वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रही है। जब आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप नवीन कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपने अपनी मम्मी के साथ आप मार्केट जा रहे थे बचपन में, और मम्मी को आपने पूछा कि वो सामने जो घास खा रहा है वो क्या चीज है। तो मम्मी ने कहा कि बेटे, 4 पैरों वाला ये चौपाई जिसकी लंबी पूंछ है, जिसके 2 कान हैं, जो घास खा रहा है और जो कि माँ माँ कर रहा है, इसको गौमाता कहा जाता है। तो बच्चे ने अपने मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि जो 4 पैर वाला है, जिसकी लंबी पूंछ है, जिसके 2 कान हैं, जो घास खाता है, वो क्या है? गाय है। अब जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा, तो थोड़ी दूर आगे जाते ही उसने देखा कि थोड़ी दूर पे घोड़ा घास खा रहा था। उसने देखा कि उसकी भी लंबी पूंछ है, 4 पैर हैं, 2 कान हैं। तो उसने मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी देखो, गाय घास खा रही है। तो मम्मी ने उसे कहा कि नहीं, फिर से सोचो, मैंने क्या बताया कि गाय कौन है? उसकी एक आवाज भी थी, और इसकी आवाज देखो क्या वैसी ही है। तो यहाँ पर आवाज का डिफरेंशिएट करते हुए बालक ने कहा, नहीं, ये आवाज तो वैसी नहीं है, इसका अर्थ ये गाय नहीं है। लेकिन गाय नहीं है तो क्या है? उसने मम्मी से पूछा, तो ये क्या है? घोड़ा है। तो अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि 4 पैरों वाला सभी जानवर गाय नहीं होता है, 4 पैरों वाला अलग जानवर भी होता है। सब जानवरों की आवाज एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग आवाज है। अब जब वो थोड़ी दूर आगे गया तो उसने फिर से डॉगी को देखा। अब वो यहाँ पर सबसे पहले उसका सूक्ष्म विश्लेषण कर रहा है। 4 पैर हैं, लंबी पूंछ है, किंतु पूंछ मुड़ी हुई है, 2 कान हैं, और ये माँ माँ भी नहीं कर रहा है, तो ये तो गाय तो है नहीं। तो जिस तरीके से उसने कहा कि ये गाय नहीं है लेकिन है जानवर ही, तो यहाँ उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि 4 पैरों वाला जानवर है लेकिन वो गाय नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है तो सीखने की प्रक्रिया में एक श्रृंखला चलती रहती है। तो चिंतन की प्रोसेस में भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप क्या करते हैं? सोचने का कार्य करते हैं। जैसे सूझ का सिद्धांत हमने पढ़ा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हमने पढ़ा। तो क्या बिल्ली ने बिना चिंतन के ही लॉक खोल के वो मछली तक पहुंच गई थी? क्या कोहलर और कोपका के सूझ के सिद्धांत में वन मानुस बिना चिंतन के ही उसमें सूझ डेवलप जो हुआ, बिना चिंतन के ही सूझ डेवलप हो गया था कि वो उसने पेटियां लगाई और छत पे टंगे हुए जो केले थे उनको खाने के लिए जमीन पे उतार दिया। तो कहीं ना कहीं जो चिंतन है वो कैसे होता है? एक चेन फॉर्म में आपस में जुड़ा हुआ होता है, और प्रत्येक अगला पद आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है।
इसमें आप जो सीखने की गति आपकी होगी या समस्या को समाधित करने की गति होगी, वो कैसी होगी? रुकी हुई नहीं होगी, बल्कि वो निरंतर चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। इसका अर्थ क्या है? चिंतन में प्रयास और त्रुटि दोनों ही सम्मिलित होते हैं। आपको आपकी समस्या का समाधान तुरंत ही नहीं मिल जाता है कि आपने पहला ही प्रयास किया और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप निरंतर अभ्यासरत रहेंगे, निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आपको हो सकता है सफलता ना मिले, लेकिन आप उन असफलताओं के कारण को पहचानने का प्रयत्न करेंगे और पुनः उस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तब तक क्रिया करते जाओगे जब तक कि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। तो चिंतन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अनुभव भी काम आते हैं, क्योंकि प्रयास और त्रुटि चल रही है, सफलता असफलता साथ में चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप क्रिया करने के लिए एक कंटिन्यूटी जब रखते हैं, तो कंटिन्यूटी में अनुभव भी शामिल हो जाते हैं। आप पुराने बैड अनुभव का प्रभाव अपनी नई क्रिया, नई प्रोसेस में आप नहीं लगने देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जो चिंतन की प्रक्रिया है, चिंतन की प्रक्रिया में आपके उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कि हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी घटना की समस्या का समाधान ढूँढने का कार्य कर रहे हैं। और समस्या का समाधान ढूँढने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मानसिक चित्रण, चाहे वो सिंबल के रूप में हो, चाहे वो साइन के रूप में हो, चाहे वो थॉट्स के रूप में हो, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट के रूप में हो, आप उनका प्रयोग करते रहते हैं। तो चिंतन की प्रक्रिया में आप विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक कि प्रॉब्लम का समाधान ना मिल जाए। तो इसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चिंतन की प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें आप जो अनुभव कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं थॉट्स की, कॉन्सेप्ट की, ये सारी के सारे थिंकिंग के जो पार्ट हैं वो व्यक्ति के कॉग्निशन से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित हैं। और मानसिक क्रिया जो है वो ज्ञान को बढ़ावा देती है, ज्ञानात्मक क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करती है। फिर वो नॉलेज आपको नेगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव मिल रहा है, डिपेंड करता है कि आप थिंकिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम है या किस चीज़ की नीड है। साथ ही साथ चिंतन की प्रक्रिया में आपका जो मस्तिष्क है उसमें चिंतन, मनन, सोच और विचार, ये सारे के सारे क्या होते रहते हैं? डेवलप होते रहते हैं आपके मन मस्तिष्क में। आप सोच विचार करते हो, आप उसमें गहन मनन करते हो, आप जो है विचारों को सोचते हो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो थॉट्स चलते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये अदृश्यात्मक है, ये आपके आंतरिक मन में चल रही है, आपके आंतरिक मस्तिष्क में चल रही है। तो बाहर सामने बैठा हुआ व्यक्ति नहीं पता कर सकता है कि क्या आपके मन में चल रहा है, लेकिन थॉट की प्रोसेस, थिंकिंग की प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूटी के साथ चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि आपको समाधान नहीं मिल जाता। इसका अर्थ क्या है? जब आप निंद्रा की अवस्था में हो, जब आप विश्राम की अवस्था में हो, तब भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्रिया करती रहती है। इसीलिए इसे आंतरिक मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। इसमें शरीर की शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो सब लगभग क्या होंगी? बंद होंगी, क्योंकि सारी प्रक्रिया आंतरिक मन से चल रही है। आंतरिक मन से आप देख रहे हो, आंतरिक मन से सुन रहे हो, आंतरिक मन से बोल रहे हो, आंतरिक मन से सोच रहे हो। वो सारी की सारी इंटरनल वे में प्रोसेस चल रही है, इसीलिए बाहरी प्रकटीकरण उसका नहीं हो रहा होगा। इसमें समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि मैंने क्या कहा? हम थिंकिंग ही किसी प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट को करने के लिए कर रहे हैं, और जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हम किसी चीज़ के बारे में न्यू थिंकिंग डेवलप नहीं कर सकते हैं, या उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। इसमें आप थॉट्स का, सिंबल का
इमेज का, डायग्राम का, वर्ड्स का इत्यादि का क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें चूंकि नवीन तरीकों को, सृजनात्मक तरीकों को ढूंढा जाता है, इसीलिए खोजपूर्ण प्रोसेस भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी तर्क क्षमता का, अपनी विवेकशीलता का परिचय देता है, ताकि वह अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। प्रॉब्लम के समाधान के लिए तार्किक चिंतन का होना आवश्यक है। साथ ही साथ धैर्य और विवेकशीलता को बनाए रखना भी आवश्यक है। आप बहुत उत्कंठित हो रखे हैं, और उत्कंठित होने पर कोई भी रॉन्ग सॉल्यूशन आपको मिल रहा है तो उसका प्रयोग नहीं कर लिया जाएगा, बल्कि थिंकिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही गहन तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, ताकि आप राइट वे तक पहुंच सकें। इस आधार पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन वही आ जाते हैं कि ये ज्ञानात्मक पक्ष को बढ़ावा देता है। ज्ञानात्मक पक्ष के आप उद्देश्य यदि आपने अध्ययन किए हों तो आप अवश्य जानते होंगे कि ज्ञान के अंदर आपके जो विचार हैं, आपकी जो क्रियाएं हैं, उन सभी को क्या किया जा रहा है, सम्मिलित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप वो क्रियाएं कर पा रहे हैं जिन क्रियाओं का प्रयोग आपको समस्या के समाधान के लिए आवश्यक लगता है। साथ ही साथ आप चिंतन की प्रोसेस में परसेप्चुलेशन का प्रयोग करते हैं। परसेप्चुलाई जो प्रत्यक्ष वे में आपके सामने नहीं है, उसको आप क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में उसका प्रत्यक्षीकरण करने का प्रयत्न करते हैं। किस रूप में, विचार के रूप में, प्रतीक के रूप में। तो इसका अर्थ क्या है, वो चीज प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उसका प्रत्यक्षीकरण मस्तिष्क में आपके द्वारा किया जा रहा है। चिंतन की प्रक्रिया में आपका बार बार प्रयासरत रहना बहुत आवश्यक है, और प्रयास करते करते एकदम से सफलता मिल जाए ऐसी संभावनाएं कम रहती हैं। इसीलिए त्रुटि होने की संभावना भी होती है, और त्रुटियां हमें अनुभव देती हैं, और अनुभव से हम राइट रास्ता बनाने का कार्य करते हैं। इसमें आप ऐसे संज्ञानात्मक क्रिया को कर रहे होते हैं जो शुरू तो किससे होती है, समस्या के साथ होती है, किंतु साथ ही साथ समस्या का समाधान भी सोच रही होती है। ऐसी एक क्रिया आप करते हैं संज्ञानात्मक स्वरूप में, कि समस्या क्या है, समस्या क्यों उत्पन्न हुई, समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण थे, और इसका क्या समाधान हो सकता है, उस समाधान को प्रोवाइड करने का कार्य चिंतन का है। इसमें आप विचारों, प्रतीकों के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करते हैं। चिंतन की प्रक्रिया में आप कई सारे सिंबल्स का भी यूज करते हैं। साथ ही साथ आप उन सिंबल्स और साइन जो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, उनमें अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे होते हैं, जोड़ तोड़ की प्रक्रिया को अपना रहे होते हैं। इसका अर्थ क्या है, कक्ष में अध्यापक जब शिक्षण का कार्य करवा रहा होता है तो वह विद्यार्थियों के चिंतन स्तर का विकास कर रहा होता है, और चिंतन स्तर के विकास को करने के लिए वह उनके संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन, आकलन कर रहा होता है। विद्यार्थी क्या अमूर्त तथ्यों को समझ पाने में समर्थ हो पा रहे हैं, क्या विद्यार्थी समझने के लिए प्रयासरत हैं या नहीं हैं, जब वो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका गलत आंसर दे रहे हैं, और त्रुटि करने के पश्चात उनको जब उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या उसको अपने संज्ञान में उधारित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनके कक्ष में उत्पन्न कठिनाई, समस्या और जिज्ञासाओं को सॉर्ट आउट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, विद्यार्थी आंसर देने के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनका अपना कोई एक एक्सपीरियंस है या नहीं है, ताकि हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकें। तो चिंतन की प्रक्रिया में अध्यापक कक्ष में जब शिक्षण का कार्य कर रहा होता है तो ऐसी गतिविधियों को वो संचालित करेगा जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करेगा,
विद्यार्थियों में प्रयास की प्रवृत्ति को डेवलप करेगा, विद्यार्थियों में असफलता से अनुभव ग्रहण करने की प्रवृत्ति को डेवलप करेगा, उनको अमूर्त चिंतन के लिए तैयार करेगा, वो तार्किक तरीके से सोचना प्रारंभ कर देंगे। इस चीज़ का वो विद्यार्थियों में विकास करना प्रारंभ कर देता है और इसके लिए वह कक्षा कक्ष में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है, जो कि आपने आकलन के अंतर्गत पढ़ी कि कक्षा कक्ष में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापक को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत।